गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में। सामान्य गुणसूत्र तथा उनकी संरचना के बारे में आप पिछले वीडियो लेक्चर में जान चुके हैं। तो आइए आज देखते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स से हम क्या समझते हैं तथा ये गुणसूत्र सामान्य गुणसूत्र से किस प्रकार भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। सर्वप्रथम, स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स सभी कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होते हैं, अपितु ये कुछ ही जीवों की कुछ स्पेसिफिक कोशिकाओं में अथवा लाइफ की किसी पर्टिकुलर स्टेज पर ही उपस्थित होते हैं। अतः इन्हें स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। ये क्रोमोसोम्स सामान्य गुणसूत्रों से आकार की तथा फंक्शंस में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के स्पेशल क्रोमोसोम्स रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें प्रथम प्रकार है लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स। दूसरे प्रकार के क्रोमोसोम्स जियांट क्रोमोसोम्स अथवा सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स अथवा पॉलीटीन क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। एक ही गुणसूत्र को ये विभिन्न नाम दिए गए हैं। और तीसरे प्रकार के गुणसूत्र होते हैं असेसरी अथवा बी क्रोमोसोम्स। हम लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स तथा जियांट क्रोमोसोम्स को विस्तार से पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स के बारे में। लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स को सर्वप्रथम अनेक इनवर्टिब्रेट्स तथा वर्टिब्रेट्स के oocytes में खोजा गया। ये ह्यूमन तथा रोडेंट oocytes में भी पाए जाते हैं। इनकी खोज का श्रेय रुकर्ट नामक वैज्ञानिक को दिया जाता है। लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स मियोसिस की डिप्लोटीन अवस्था में सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इन चित्रों की सहायता से आप लैंप ब्रश क्रोमोसोम को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ आपके सामने यह भी स्पष्ट हो गया होगा कि इसे लैंप ब्रश क्रोमोसोम नाम ही क्यों दिया गया। इस गुणसूत्र की संरचना लैंप को साफ करने वाले ब्रश की आकृति से मिलने के कारण ही इनका नामकरण लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स के रूप में किया गया। तो आइए देखते हैं कि लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स को कितने भागों में बांटा जा सकता है। लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है क्रोमोसोमल एक्सिस। दूसरा भाग होता है पार्श्वीय लूप अथवा लेटरल लूप्स, जो कि दोनों साइड्स में बाहर की तरफ निकले रहते हैं। और तीसरा भाग होता है क्रोमोमियर। तो इस प्रकार क्रोमोसोमल एक्सिस, क्रोमोमियर तथा लेटरल लूप्स, इन तीनों से मिलकर लैंप ब्रश क्रोमोसोम की संरचना बनती है। इस चित्र में आप डिप्लोटीन अवस्था में नजर आने वाला लैंप ब्रश क्रोमोसोम देख रहे हैं। लैंप ब्रश क्रोमोसोम बाइवेलेंट के रूप में पाया जाता है, अर्थात दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स मिलकर इसका निर्माण करते हैं। पैचिटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होने के पश्चात हमें यहाँ पर यह क्रोमोसोम नजर आ रहा है और कहीं कहीं पर इसके दोनों क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े हुए हैं और इन स्थानों को क्याज्मा नाम दिया जाता है। लैंप ब्रश क्रोमोसोम का मुख्य भाग है ये लेटरल लूप्स अथवा पार्श्वीय लूप्स। लेटरल लूप्स की उपस्थिति ही इसे विशेष प्रकार की लैंप ब्रश की अपीयरेंस प्रदान करती है। लेटरल लूप्स फुली एक्सटेंडेड डीएनए डबल हेलिक्स के रूप में पाए जाते हैं। इन लूप्स का निर्माण क्रोमोसोमल एक्सिस में पाए जाने वाले क्रोमेटिन फाइबर्स की अनकॉइलिंग के कारण होता है। हमें पता है कि सामान्यतः गुणसूत्र में डीएनए कॉइल्ड रूप में अथवा कुंडलित रूप में पाया जाता है। जब ये कुंडलन खुलते हैं या अकुंडलित होते हैं तो ये लेटरल लूप्स का निर्माण करते हैं।
और इन्हीं लेटरल लूप्स पर आरएनए का सिंथेसिस होता है या डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया द्वारा आरएनए का निर्माण करता है। आरएनए के निर्माण के साथ ही प्रोटीन का भी निर्माण हो जाता है, अतः लेटरल लूप्स के सिरे पर प्रोटीन के रूप में हमें मैट्रिक्स भी नजर आता है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि ये लूप्स जीन एक्शन की साइट्स के रूप में पाए जाते हैं। डिप्लोटीन अवस्था में इन लूप्स के द्वारा अत्यधिक आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है और धीरे धीरे जैसे जैसे हम मेटाफेज की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे ये लूप्स वापस क्रोमोमियर में मर्ज हो जाते हैं तथा मेटाफेज क्रोमोसोम हमें सामान्य गुणसूत्र के रूप में नजर आता है। तो लैंप ब्रश क्रोमोसोम के लेटरल लूप्स का मुख्य कार्य होता है आरएनए का संश्लेषण तथा प्रोटीन का संश्लेषण। अपनी इस विशेष आकृति के कारण ही इसे स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम में सम्मिलित किया गया है। तो आइए देखते हैं लैंप ब्रश क्रोमोसोम के फंक्शंस क्या हैं। लैंप ब्रश क्रोमोसोम का निर्माण पर्टिकुलरली अत्यधिक संख्या में प्रोटीन्स तथा आरएनए के निर्माण के लिए होता है। ये प्रोटीन तथा आरएनए सामान्यतः अधिक यौग युक्त एग्स में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार एक्स्ट्रा सिंथेसिस डीएनए के द्वारा आरएनए के एक्स्ट्रा निर्माण के लिए लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं अथवा डिप्लोटीन अवस्था में इनका निर्माण होता है। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं दूसरे प्रकार के स्पेशल क्रोमोसोम जिसे जियांट क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। जियांट शब्द का अर्थ होता है वेरी लॉन्ग अथवा अत्यधिक लंबा। तो अपनी बड़े आकार की आकृति के कारण जो कि बिना माइक्रोस्कोप के भी बहुत आसानी से नजर आती है, इन गुणसूत्रों को जियांट क्रोमोसोम नाम दिया गया है। ये क्रोमोसोम्स कई विशेष प्रकार के ऊतक जैसे कि लार्वा की सलाइवरी ग्लैंड्स अथवा लार ग्रंथियां, गट एपिथेलियम, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स तथा कुछ डायप्टेरा की फैट बॉडीज में पाए जाते हैं। ये क्रोमोसोम्स अत्यधिक लंबे तथा मोटे होते हैं और इनका आकार सामान्य समसूत्री विभाजन के दौरान दिखाई दिए जाने वाले गुणसूत्रों से लगभग 200 गुना बड़ा होता है। इसी कारण इसे जियांट या भीमकाय गुणसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। जियांट गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम बैल्बियानी नामक वैज्ञानिक ने 1881 में डिप्टीरियन गण के कीटों की सलाइवरी ग्लैंड्स में की थी। चूंकि इनकी खोज सलाइवरी ग्लैंड्स में की गई तथा इन्हें बाद में अनेक डिप्टीरियन सलाइवरी ग्लैंड्स में रिपोर्ट किया गया, अतः इन्हें कॉमनली सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम अथवा लार ग्रंथियों में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं जियांट क्रोमोसोम की संरचना। जियांट क्रोमोसोम की संरचना में आपको अनेक प्रकार के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक जियांट क्रोमोसोम या आकार में बड़ी आकृति का गुणसूत्र। इस गुणसूत्र के बीचों बीच आपको जो संरचना नजर आ रही है इसको कहा जाता है क्रोमोसेंटर। क्रोमोसेंटर का निर्माण भाग लेने वाले सभी क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेरिक भाग के फ्यूजन के फलस्वरूप होता है। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सी भुजाएं पाई जा रही है जो कि क्रोमेटिड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इन भुजाओं में आप देख रहे हैं आपको बैंड्स तथा इंटरबैंड्स, गहरे रंग के बैंड तथा दो बैंड के बीच में खाली क्षेत्र जिसे कि इंटरबैंड नाम दिया गया है। तो जो डार्कली स्टेन्ड रीजन्स होते हैं, गहरे अभिरंजित होने वाले भाग होते हैं, उन्हें कहा जाता है बैंड्स तथा बैंड्स के मध्य पाए जाने वाले लाइट स्टेन्ड रीजन्स को नाम दिया जाता है इंटरबैंड्स। प्रत्येक
जियांट क्रोमोसोम अनेक स्ट्रैंड्स से मिलकर बना होता है। प्रत्येक स्ट्रैंड एक क्रोमेटिड का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए इसे पॉलीटीन, पॉली का अर्थ होता है बहुत से, टीन का अर्थ होता है धागे नुमा संरचना। तो इसकी इस अपीयरेंस के कारण ही इन क्रोमोसोम्स को पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है। इन अधिक संख्या वाले स्ट्रैंड्स का निर्माण एंडो रीडुप्लीकेशन की प्रक्रिया के द्वारा होता है तथा प्रत्येक रेप्लिकेशन के पश्चात क्रोमेटिड्स की संख्या भी दुगनी हो जाती है। तो अब हम पढ़ते हैं बैंड्स तथा इंटरबैंड्स के बारे में। बैंड्स क्रोमोमियर्स के एक साथ इकट्ठा होने की वजह से बने क्षेत्र हैं, जिनमें कि बहुत से क्रोमोमियर्स इकट्ठे होकर गहरे अभिरंजित होते हैं। यह माना जाता है कि बैंड्स में डीएनए स्थित होता है, जो कि विभिन्न हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का कार्य करता है। दो बैंड्स के मध्य इंटरबैंड क्षेत्र होता है, जो कि फुली एक्सटेंडेड क्षेत्र होता है और यह अभिरंजित बहुत हल्के रंग का होता है या गहरा अभिरंजित नहीं होता। पॉलीटीन अथवा जियांट क्रोमोसोम के बैंड्स तथा इंटरबैंड्स के बीच का कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जो कि आकार में बढ़ जाता है तथा अलग से एक पफ के रूप में हमें नजर आता है। तो बाकी गुणसूत्र की तुलना में आप देख रहे हैं कि इसका आकार काफी बड़ा हो गया है और इस भाग को क्रोमोसोमल पफ के नाम से अथवा इसके खोजकर्ता बैल्बियानी के नाम के आधार पर इसे बैल्बियानी रिंग के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि पफ्स क्रोमोसोमल फाइबर्स के अनकॉइलिंग अथवा अकुंडलन के कारण बनी संरचनाएं हैं। पफ्स ही वह क्षेत्र है जहां पर एक्टिव रूप से आरएनए का सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पर डीएनए की अनकॉइलिंग हो रही है, डीएनए खुल रहा है, खुलने के पश्चात यह ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के पश्चात लगातार आरएनए का निर्माण कर रहा है। अतः पफ्स आरएनए सिंथेसिस की साइट्स माने जाते हैं और यह माना जाता है कि पफ्स का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के पश्चात हुआ है। तो इस प्रकार बहुत सी भुजाएं बैंड्स तथा इंटरबैंड्स तथा पफ्स की उपस्थिति के साथ ही ये जियांट क्रोमोसोम अपनी विशिष्ट संरचना रखते हैं। अब हम देखते हैं कि जियांट क्रोमोसोम का अथवा पॉलीटीन क्रोमोसोम का क्या कार्य होता है। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि ये जियांट क्रोमोसोम्स जो हैं यहाँ पर आरएनए सिंथेसिस किया जाता है। तो इस प्रकार क्योंकि डीएनए के द्वारा आरएनए का बनना ही प्रोटीन संश्लेषण के स्टेप की पहली शुरुआत है, इसलिए यह माना जाता है कि इन स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स के द्वारा ही प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत के लिए जीन्स को एक्टिव किया जाता है। एक्टिव जीन्स अर्थात डीएनए आरएनए का निर्माण करते हैं और यह आरएनए अत्यधिक मात्रा में रिक्वायर्ड प्रोटीन के संश्लेषण के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इस प्रकार यॉक में अथवा सलाइवरी ग्लैंड्स में ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन विशेष प्रकार के गुणसूत्रों का निर्माण होता है, जिन्हें कि हम स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।